संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के संघात्मक लक्षण। मैं कौशल कुमार सैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है, अर्थात अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली वाली देश है, जबकि इससे पहले हमने ब्रिटेन पढ़ा, वो एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश था। तो दोनों विपरीत हैं। एकात्मक शासन प्रणाली में एक केंद्र से पूरे देश का शासन चलाया जाता है, अर्थात एक केंद्रीय सरकार द्वारा पूरे देश का शासन किया जाता है। जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में इकाइयां मिलकर संघों का निर्माण करती हैं और एक संघ बनने के उपरांत संघ की और राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं, उनकी अलग अलग शक्तियां होती हैं। अपने अपने क्षेत्र में दोनों सरकारें अपने अपने कार्य करती हैं। यदि दोनों सरकारों के बीच में कोई विवाद होता है तो एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जो संघ एवं राज्य एवं राज्य के बीच उठने वाले विवादों का निपटारा करता है। जहाँ एकात्मक शासन के लिए लचीले संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे देश में एक ही सरकार होती है, तो संभावना ये बनी रहती है कि लोगों के ऊपर सरकार अत्याचार कर सके। इसलिए वहाँ संविधान लचीला रखा जाता है, ताकि संविधान आवश्यकता अनुसार जनता की आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तित किया जा सके। जबकि संघात्मक शासन में संविधान कठोर रखा जाता है ताकि कोई भी आसानी से परिवर्तन ना हो सके और संघात्मक व्यवस्था सुरक्षित रहे। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक संघीय संविधान है। हालांकि संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। सन 1781 में स्थापित परिसंघ शीघ्र ही असफल हो गया। अतः 1787 में नया संविधान बनाया गया तो उसे संघीय रूप दिया गया है, क्योंकि केवल संघ प्रणाली के द्वारा ही नव स्वतंत्रता प्राप्त 13 राज्य अपनी स्वतंत्रता की स्थायी रक्षा कर सकते थे। अतः राज्यों द्वारा अपने अधिकारों पर जोर देने के कारण वहाँ व्यवहार में संघ प्रणाली की स्थापना हुई है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में अमेरिकी संघ में कुल 13 राज्य थे और आज घटक राज्यों की संख्या 50 हो गई है। एक्चुअल में अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य ये था कि जब प्रारंभ में अमेरिका में 13 राज्य थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकजुटता दिखाई और एक नागरिक सेना का निर्माण किया, जिसका प्रधान सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को रखा। उसके नेतृत्व में नागरिक सेना ने सरकारी सेना से युद्ध किया। लगातार 6 वर्ष तक युद्ध हुआ। अंत में नागरिक सेना की जीत हुई और इन 13 राज्यों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। युद्ध के बाद ये 13 राज्य अपनी इसी प्रकार की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे, तो इन्होंने एक संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की, प्रारंभ में जिसके घटक राज्य 13 थे और आज अमेरिका में 50 राज्य उसके घटक हैं। अमेरिकी संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण। पहला, लिखित एवं कठोर संविधान। संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि उसका संविधान लिखित होना चाहिए और कठोर होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान लचीला होता है, क्योंकि उसमें एक सरकार होती है जो जनता पर शासन करती है, कहीं सरकार अत्याचारी ना हो जाए, इसलिए संविधान जनता की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होने वाला होना चाहिए, इसलिए वहाँ संविधान लचीला होता है। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान कठोर होता है, क्योंकि संघीय प्रणाली एक निर्मित व्यवस्था है। संघ प्रणाली को बनाया जाता है,
अतः संघीय संविधान सदैव लिखित होता है। संघीय संविधान कठोर भी होना चाहिए, अर्थात संविधान में संशोधन के लिए केंद्र एवं राज्य की सहमति अनिवार्य है। अमेरिकी संविधान में यह विशेषता पाई जाती है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन प्रणाली की रक्षा के लिए संविधान की सर्वोच्चता आवश्यक है। जैसा अमेरिका में विद्यमान है, अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, जबकि इंग्लैंड में एकात्मक शासन था और वहाँ संसद सर्वोच्च थी। संविधान की सर्वोच्चता के कारण केंद्र एवं राज्य सरकारें ऐसा कानून बनाने में असमर्थ होती हैं जो संघीय प्रणाली के विरुद्ध हो। अर्थात कठोर संविधान या संविधान की सर्वोच्चता के कारण संघ की इकाइयाँ या संघीय सरकार ऐसे कानून नहीं बना सकती जो संघात्मक शासन प्रणाली के विरुद्ध हो। तीसरा है शक्तियों का विभाजन। संघ तथा राज्यों के बीच शासन की शक्तियों का विभाजन किया जाता है और यह स्वयं संविधान के द्वारा किया जाता है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिका में गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे देश में भी संघात्मक शासन है और हमने 3 सूचियों का निर्माण किया है, जिनमें संघ सूची, जिसमें संघ सरकार से संबंधित विषय होते हैं, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकारों से संबंधित विषय होते हैं, राज्यों से संबंधित विषय होते हैं, समवर्ती सूची ऐसे विषय जो संघ एवं राज्य दोनों से संबंधित होते हैं, और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। किंतु अमेरिका चूँकि संविधान छोटा है, हमने प्रारंभ में पढ़ा कि अमेरिकी संविधान केवल 7 पृष्ठों पे आध घंटे में पढ़ा जा सकता है, 4000 शब्दों से युक्त है। अब इसमें हर बात दी गई नहीं है, तो वहाँ क्या केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन गणना एवं अवशेष के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो जितने भी विषय हैं उनमें से जो केंद्रीय महत्व के हैं, संघीय महत्व के हैं, उनकी गणना कर ली जाती है कि ये विषय संघ सरकार के महत्व के हैं और जो बचे कुछ हैं सब राज्यों के हैं। तो इसे कहते हैं गणना एवं अवशेष का सिद्धांत। अगला है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या करना एवं रक्षा करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के किसी भी अंग द्वारा संविधान के विरुद्ध किए गए कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यही न्यायिक सर्वोच्चता है। अमेरिका में मारवरी बनाम मेडिसन विवाद में 1803 में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो संघीय सरकार के लिए अर्थात संघात्मक शासन के लिए ये जरूरी है कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, अर्थात सभी संस्थाएं संविधान से शक्तियां प्राप्त करेंगी, सबसे ऊपर संविधान होगा। अब संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की रक्षा एवं व्याख्या का दायित्व कि संविधान के विरुद्ध कोई ऐसा कानून नहीं बनाए कोई भी सरकार, चाहे संघ सरकार या केंद्र सरकार, जो मूल संविधान की भावना के विपरीत हो, या संविधान क्या है ये कौन बताएगा, तो इसकी रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। तो इसलिए चूंकि जिस संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है तो न्यायपालिका भी सर्वोच्च हो जाती है। तो न्यायपालिका ने इसी अपनी सर्वोच्चता के अधिकार के अंतर्गत ही न्यायिक सर्वोच्चता को स्थापित किया है, जो एक विवाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने 1803 में आया, जिसे मारवरी बनाम मेडिसन का विवाद कहा जाता है। अगला है दोहरी नागरिकता। संघीय सरकार का एक प्रमुख लक्षण दोहरी नागरिकता है, जिसका तात्पर्य प्रत्येक नागरिक केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों का भी नागरिक होता है, जो अमेरिका में पाई जाती है।
अगला है संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। संघीय व्यवस्थापिका का एक लक्षण यह भी है कि द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व संघीय आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं। कांग्रेस के प्रथम सदन जिसे प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया जाता है और इस सदन में बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जबकि द्वितीय सदन सीनेट में 50 राज्यों को अपने अपने 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। संबंधित राज्य की अनुमति के बिना उस राज्य को सीनेट की सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं, उच्च सदन सीनेट है, निम्न सदन प्रतिनिधि सदन है। उच्च सदन की सदस्य संख्या समान प्रतिनिधित्व राज्यों की प्रतिनिधित्व है, उसमें तो प्रत्येक राज्य चाहे वो छोटा या बड़ा अपने 2 प्रतिनिधि भेजता है। इस प्रकार सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। जबकि द्वितीय सदन प्रतिनिधि सदन है, उसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। बड़े राज्यों से ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, छोटे राज्यों से कम प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसकी सदस्य संख्या 435 है। अगला है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुउल्लंघनीय है। कांग्रेस को राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश तो दे सकती है, परंतु राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसके अलावा अन्य संघात्मक लक्षण, राज्य स्वयं अपने संविधान का निर्माण एवं संशोधन करते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ सरकार का और राज्यों का अलग अलग संविधान होता है, तो राज्य अपने संविधान का स्वयं निर्माण करते हैं और उसका संशोधन करते हैं। दूसरा, राज्य का गवर्नर जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जो प्रत्येक राज्य में गवर्नर है वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तीसरा है, संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की अनुमति जरूरी है। जब कभी भी संघीय संविधान में संशोधन करना हो तो उसके लिए राज्यों की अनुमति जरूरी है, जो अमेरिका में पाई जाती है। इस प्रकार यद्यपि मूल संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र को कमजोर रखने की नीति को लागू किया गया था, क्योंकि इस संबंध में मुनरो का मत है कि अमेरिकी संघीय प्रणाली में आज भी राज्यों के पास काफ़ी शक्ति है। मुनरो का कथन है कि राज्य आज भी वे धुरी हैं जिनके आसपास अमेरिका का पूरा राजनीतिक ढांचा घूमता है। इस प्रकार अमेरिकी संघीय व्यवस्था में समस्त संघात्मक लक्षण पाए जाते हैं। धन्यवाद।